Hello and welcome to this special edition of the News Hour at 9, and tonight our special guest is उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। रावत जी नमस्कार और न्यूज़ आवर पर आपका स्वागत है। रावत जी, इस वक्त हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इंडिया की ओवरऑल कोविड पॉजिटिव केसेस 20,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, लेकिन उत्तराखंड से जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी हैं। 48 कोविड वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से 50% रिकवरी रेट है आपकी, और अब तक कोई फेटेलिटी नहीं हुई है उत्तराखंड में। ये एक अचीवमेंट है उत्तराखंड के लिए, और ये आपने कैसे मैनेज किया? देखिए नविका जी, हमको कोविड की जानकारी जो पहले बार मिली वो 25 जनवरी को हमारे सामने आया कि नेपाल में कोई पेशेंट इसका पाया गया है। क्योंकि उत्तराखंड का नेपाल से बहुत ज़्यादा रिश्ता है, हम लोगों के रोटी बेटी के भी संबंध हैं और सीमाएं भी लगभग 650 किलोमीटर की सीमाएं हमारी नेपाल से लगी हुई हैं, और मित्र राष्ट्र होने की वजह से आवाजाही बड़ी सामान्य रहती है। हमारी जो प्रदेश की राजधानी है देहरादून, यहाँ से भी 4-5 बसें प्रतिदिन नेपाल के लिए जाती थी। और जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से हमको मिली 25 की रात को, तो हमने 26 सवेरे ही इस पर एक्ट शुरू कर दिया था। जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनसे मैंने बातचीत किया और हमने कहा कि हमको जल्दी है कि तुरंत हम अपनी सीमाओं पर जो थर्मल स्कैनिंग है वो हम करें। और उत्तराखंड ने उस पर एक लीड ली। हमने तुरंत उनकी स्कैनिंग शुरू करी और अपने राज्य को हमने उसके सामना करने के लिए हमने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी। हमारे जो स्वास्थ्य सचिव हैं नितेश झा और उनकी पूरी टीम इस काम के लग गई, और धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर, पहली चीज़ तो कि लोग जागरूक हों, तो उसके लिए जो जैसे हम चुनाव के लिए तैयारी करते हैं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए, उसी पैटर्न पर हमने अपना तंत्र विकसित किया कि हर गांव में जाकर के लोगों को इसके लिए सचेत किया जाए कि ये बहुत खतरनाक विषाणु है और इससे हमारा मुकाबला होना है, और कैसे हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम जीरो बजट में भी इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये हम लोगों को समझा पाने में सफल हुए। हमारी आंगनबाड़ियाँ हैं, हमारी आशा कार्यकर्त्रियाँ हैं, और तमाम जो हमारा स्वास्थ्य महकमा है, पुलिस विभाग है, और बाद में तमाम जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको हमने इसमें इन्वॉल्व किया। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड ने जो इसमें अलर्ट जो हमको करना चाहिए था, समय पर जो निर्णय हमको लेने चाहिए थे, वो निर्णय हमने समय पर लिए। चाहे विद्यालयों के बंद करने का होगा, हमने 15 मार्च को ये निर्णय ले लिया। 18 मार्च को हमने वर्क फ्रॉम होम ये राज्य में लागू कर दिया, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख के लिए जनता कर्फ्यू की बात की, तो हमने उसी दिन से आज तक हमारे राज्य में लॉकडाउन है। हमने बीच में कोई गैप नहीं दिया, और उसके लिए हमने पूरी क्या उत्तराखंड ने ये स्टेप्स पहले ले लिए थे? क्योंकि राहुल गांधी जी का कहना है कि हमें अगर जनवरी में पता था, एंड ऑफ जनवरी में पता था कि कोविड का कहर जैसे दुनिया में चल रहा है वैसे भारत में भी आने वाला है, तो हमने 22 मार्च तक की इंतजार क्यों की और 25 मार्च से नेशनल लॉकडाउन क्यों किया? अगर आप जैसे मुख्यमंत्री ने इसका अंदेशा पहले पा लिया था, और पहले आप कह रहे हैं 15 मार्च से ही सख्ती बरतनी शुरू कर दी थी, तो आप समझते हैं कि नेशनल लेवल पे कुछ 10-12 दिन की देरी हुई? नहीं, देखिए, देश के लिए इतना बड़ा निर्णय लेना, और मैं समझता हूं कि जितने समय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ही इतना बड़ा निर्णय ले सकते थे कि उन्होंने पूरे देश को लॉकडाउन करने का जो निर्णय लिया, ये मामूली चीज नहीं है। अब राहुल गांधी क्या कहते हैं उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना, वो बहुत कुछ बातें कहते रहते हैं, तो उसको हम देश बहुत गंभीरता से भी नहीं लेता। लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं कि आज देश में अगर 20,000 के करीब पेशेंट हैं, तो इसलिए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का निर्णय समय पर लिया। आज दुनिया भी उस चीज़ को मान रही है,
और दुनिया उससे सीख रही है। आज लगभग हमें कह सकते हैं कि जो अनुमान आ रहा था पहले कि 25 अप्रैल तक 1 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित लोग इस देश में होंगे, आज जो 20-21 हज़ार पे आकर के अटक गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो प्रधानमंत्री जी के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरा देश उनके इस मजबूत निर्णय को आज सराह रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ रावत जी, 3 मई आ रहा है और मंडे को प्रधानमंत्री की सारे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है जिस पे ये निर्णय होना है कि 3 मई से आगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मई 3 को लॉकडाउन उठाने का समय आ गया है, क्योंकि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टैंड स्टिल में है। आपके जैसा स्टेट जहां टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म से मेजर आमदनी होती है, या एक्साइज से आमदनी होती है, या पेट्रोल डीजल की बिक्री से जो आमदनी होती है, वो सारी ठप पड़ी है क्योंकि लॉकडाउन में कोई बाहर निकल ही नहीं रहा और ऐसी चीज़ों की कोई डिमांड ही नहीं है। आप समझते हैं कि हेल्थ को और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में एक बैलेंस करके हमें 3 मई को ये लॉकडाउन एटलीस्ट एक सिलेक्टिव मैनर में, इंक्रीमेंटल मैनर में उठाना शुरू करना पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो बात कही है वो एक तरह से सजेशन भी है हमारे लिए कि इसको हमको क्रमबद्ध रूप से खोलना चाहिए। और क्योंकि ये महामारी है, संक्रामक बीमारी है, इसलिए अड़ोस पड़ोस की स्थिति क्या है, हमारे संबंध कहाँ से ज़्यादा है, वहाँ पर ये वायरस का कितना ज़्यादा घनत्व है, कितना ज़्यादा उसका दुष्परिणाम आज सामने हम देख रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। और ये राज्यवार स्थिति भिन्न भिन्न हो सकती है, राज्य के अंदर भी भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के 4 जनपद इससे प्रभावित हैं और जो हमारे 9 जनपद हैं, आज पौड़ी जिले में 1 महीना पहले एक केस था, आज वहाँ पर कोई केस नहीं है, ग्रीन कैटेगरी में आ गया है। अल्मोड़ा में भी पिछले 20 दिन में कोई केस सामने नहीं आया, तो वो भी ग्रीन कैटेगरी के आने की स्थिति में है। लेकिन नैनीताल का तराई है, ऊधम सिंह नगर है, देहरादून है और हरिद्वार है, यहाँ पर संक्रमण ज़्यादा है और उसमें भी देहरादून में सर्वाधिक है। और कारण सब जगह एक ही है कि जमातियों ने इस बीमारी को छुपा के रखा, छुपाने की कोशिश की, और इसलिए यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो हमको उस हिसाब से उसका निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो हमारे रेड जोन है, रेड जोन से बाहर, जैसे देहरादून का मेजर पार्ट है जिसमें इस तरह की कोई समस्या नहीं है, तो हम उसमें भी जोन वाइज उसमें विचार करेंगे ताकि ये संक्रमण भी न हो और जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो भी धीरे धीरे हमारी संचालित हों और जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आए। आपने 2 चीजें कही और मैं पहली चीज आपसे पूछूंगी, जब सोमवार को, मंडे को आपकी मीटिंग होती है प्रधानमंत्री से, तो आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड काफी इलाकों में लॉकडाउन उठाने के पक्ष में रहेगा। जी देखिए, आज जो गृह मंत्रालय जी कुछ बोल रहे हैं नविका जी, और इसमें आप कौन सी सुविधाएं हैं जहां लॉकडाउन लिफ्ट करने की स्थिति में हैं? देखिए, जैसे हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जिन 9 जिलों का मैंने अभी जिक्र किया है, उन 9 जिलों में हम लोग मार्केट, हमारी वैसे अभी भी हमारी 1 बजे तक हम मार्केट खोलते हैं। यद्यपि हमारे राज्य में आज सबसे बड़ी डिमांड है कि इसको 1 बजे तक भी नहीं बल्कि 10 बजे तक ही, सुबह 7 से 10 3 घंटा बहुत एक बड़ी डिमांड है लोगों की। लेकिन हमने भीड़ न हो, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मुद्दा है वो भी हमारा बना रहे, तो हमने उसको 1 बजे तक खोला है। लेकिन हाँ, अभी केवल जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसी के लिए इसको खोला गया है। अब हम और भी जो गतिविधियां हैं और भी जो दुकानें हमारी मार्केट है उसको भी हम खोलेंगे, सिवाय जो कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, जिम हैं, उनके बारे में हमने निर्णय नहीं लिया है। अभी 4-5 दिन हमारे पास हैं, तो हम इस बीच में सोच विचार करके उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ, हमारी लड़ाई कोरोना से है, वहाँ पर हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं।
तो ये जो रिलीजियस प्लेसेस की टूरिज्म है, आपके यहाँ ऋषिकेश है, आपके यहाँ उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के जाने से गुफा भी इतनी ज़्यादा वहाँ की फेमस हो चुकी है, तो आप क्या रिलीजियस प्लेसेस को खोलने के पक्ष में हैं अभी? देखिए, रिलीजियस जो सभी हमारे आज जो कल 26 तारीख है, अक्षय तृतीया है, तो कल गंगोत्री यमुनोत्री का कपाट हमारे खुल जाएंगे और बद्रीनाथ जी के कपाट उसकी तिथि पुनर्निर्धारण हुई, पहले उसको 30 अप्रैल को खुलना था, तो अब 15 मई को खुलेंगे। और जो पंच केदार हैं वो भी इस बीच में हमारे खुल जाएंगे। तो पूजा पाठ वहाँ पर होती रहेगी, लेकिन हाँ, जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, उसके बारे में हम लोगों ने ये तय किया है कि अभी हम उसको हम अभी प्रोत्साहित नहीं करेंगे। जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ पर एक लिमिट में वहाँ पर जाने के लिए उन पर हम विचार करेंगे। ओके। आपने एक और चीज कही, और आपने कहा जमातियों की वजह से उत्तराखंड में जितनी इन्फेक्शन रेट है, कंट्रीब्यूशन जमातियों की है वहां। इस मसले पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी रावत जी कि कितने केसेस, 48 में से कितने % केसेस जमातियों की वजह से हैं? देखिए, 48 में से 40 केस ये हमारे जमातियों के केस हैं। अब आप लगा सकते हैं अनुमान। और ये जो 8 लोग हैं, इनमें से एक US सिटीजन थे, 2 लोग हमारे ऐसे थे कि जो 4 लोग हमारे ऐसे थे जो स्पेन से यहाँ पर आए, एक हमारे दुबई से आए जो नॉन जमाती थे, जो 2 हमारे, एक झुंझुनू से एक हमारे सैनिक थे, एक डॉक्टर हमारी सेना में, वो भी कानपुर से हैं। तो अगर हम लोकल में देखें, तो लोकल में कोई इन्फेक्शन इसका नहीं हुआ है। जो भी आए हैं बाहर से लेकर आए हैं, और लोकल में उसको इन्फेक्शन को रोक पाने में हम ये कह सकते हैं हम पूरी तरह हम लोग सफल हुए हैं। हमारी जो टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, चाहे हमारी जो अन्य जो हमारे पुलिस संगठन हो, सब ने बहुत बेहतरीन काम किया है। हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, जिनको स्वच्छकार बोलते हैं, उनको हम उत्तराखंड में हमने उनको पर्यावरण मित्र का नाम दिया है। तो हमारे पर्यावरण मित्र, और यही नहीं, आज हमारी एक निगम के पर्यावरण मित्रों ने अपना 1 दिन का वेतन मना भी किया उन लोगों के लिए। तो सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने 1 दिन का वेतन भी आज सरकार के खाते में डाला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से मन से, हृदय से और तन मन धन से हम कह सकते हैं कि आज लोग इसमें अपना योगदान कर रहे हैं। उसी का परिणाम रहा है कि उत्तराखंड में आज हम इस के दुष्प्रभाव को रोक पाने में एक काफ़ी हद तक हम सफल हो पाए हैं। कुछ लोगों का कहना है, और वो कहते हैं कि जमातियों की तरफ उंगली उठाना मतलब यू आर कम्युनलाइजिंग द कोरोना वायरस स्प्रेड इन द कंट्री। Do you think, Mr. Rawat, pointing out to the Jamati contribution to the infection rate in the country, which is nearly anything between 25 to 30%, is communalization of the COVID spread? देखिए नविका जी, मैं समझता हूँ कि इसको इस रूप में लेना, और जो लोग इस रूप में इसको वर्णित करते हैं, वो उनके सोच क्या है, वही मैं कह सकता हूं कि वही सांप्रदायिक हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जब पता है कि मरकज में, निजामुद्दीन मरकज से इसका पूरा विस्तार हुआ है, और हमने उनसे अपील की, सरकार ने उनसे अनुरोध किया कि आप आइए, हम आपका इलाज करना चाहते हैं। ये बीमारी है, ये कोई धर्म विशेष नहीं देखती, ये जाति विशेष नहीं देखती, ये ना प्रधानमंत्री देखती है, ना राष्ट्रपति देखती है, ना मजदूर देखती जो रोज का, उसके लिए सब बराबर हैं। और इसलिए आप लोगों को सामने आना चाहिए। कितना दुर्भाग्य है कि उसके बावजूद भी लोग सामने नहीं आए। और उत्तराखंड सरकार पहली सरकार है जहां पर हमको ये निर्णय लेना पड़ा कि अगर आप नहीं आते हैं तो हम आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज करेंगे। 307 हमने लगाया है 11 लोगों पर। हमने कहा कि अगर आपके संक्रमण से किसी की मौत होती है तो हम 302 की 2 में आपका चालान करेंगे, IPC की, और उसके बाद लोग निकल कर बाहर आए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
कि हमको इतने कड़े स्टेप लेने पड़े। लेकिन हाँ, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम इसको रोकने के लिए कड़े से कड़े निर्णय हमने लिए हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम उन निर्णयों को लेंगे। इस वायरस का मुकाबला हम सख्ती से ही कर सकते हैं। अगर सख्ती नहीं करेंगे तो ये वायरस सारे देश को अपने चपेट में ले लेगा, ले लिया एक तरह से। देखें, अगर हम देखें स्टेट वाइज देखें तो, और इसे बचना है तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप इसमें सख्ती करिए। आज का कष्ट हमारे लिए कल की खुशी ला सकता है। कल की खुशी हम चाहते हैं, कल हम अगर सौहार्द चाहते हैं, कल अगर हम शांति चाहते हैं, कल हम अगर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत देखना चाहते हैं, अगर हम कल लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो अगर एक तमाचा आज मारना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, मारना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल और है। देश में अभी भी 200 जमाती कम से कम ऐसे कहे जाते हैं जिनका ट्रेस नहीं हो पाया है। ये डिफरेंट स्टेट्स में फैले हुए हैं। क्या उत्तराखंड में सारे जमाती जो आए थे वो पकड़े गए हैं, या अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनका ट्रेस नहीं मिल पाया है और ये फिर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह घूम रहे हैं देश के विभिन्न भागों में? देखिए नविका जी, हमारे पास शुरू में जो रिपोर्ट आई थी वो 126 लोगों की आई थी कि 126 जमाती उत्तराखंड में हैं। लेकिन जब हमने इनकी खोज शुरू की तो हम 1400 से अधिक जमाती ट्रेस हुए हैं और उन सबको हम लोगों ने आज क्वारंटाइन में रखा है, कुछ को आइसोलेशन में रखा है, और जो पॉजिटिव पाए गए उनका इलाज चल रहा है। उसमें से कुछ ठीक भी हो गए हैं। तो आज हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जमाती उत्तराखंड के थे वो सभी ट्रेस आउट हो चुके हैं और वो सब या तो होम क्वारंटाइन में हैं, या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में हैं, या आइसोलेशन में हैं, या फिर उनका इलाज चल रहा है। एक और वाकया आपके लिए मैं उठाऊंगी। जो लोग ये कहते हैं कि जमातियों को पॉइंट आउट करने से कम्युनलाइजेशन ऑफ कोविड हो रहा है, वो सारे लिबरल्स इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं। जो पालघर में हुआ, वहां लिंचिंग में 2 साधुओं को मार दिया गया, उनके साथ एक उनका ड्राइवर भी था, उसे भी मार दिया गया। क्या ये सिलेक्टिव डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे देश में लिबरल्स के, कि एक तरफ का दर्द ज्यादा महसूस होता है और दूसरी तरफ पे वो चुप्पी साधे रखते हैं? देखिए नविका जी, ये वही लोग हैं जो जेएनयू के अंदर जब देश के खिलाफ नारे लगते हैं तो उनका ये समर्थन करने वाले लोग हैं। सच बात यह कि इनको देश की नब्ज क्या है उसका ही ज्ञान नहीं है, देश की संस्कृति का ही ज्ञान नहीं है। देश को ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये देश को आज तक भी नहीं समझ पाए। कहना चाहिए कि उनको 40 साल हो गए देश में रहते हुए, वो देश को समझ नहीं पा रहे हैं और वो न समझ सकते हैं, न उनकी समझने की इच्छा है। और इसलिए सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है। पालघर में जो कुछ हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहाँ पर जो मैंने जो वीडियो उसका देखा है और जो मैंने उसमें पुलिस की भूमिका जितनी मैं उस वीडियो के माध्यम से जितनी मैं देख पाया, मैं नहीं कह सकता कि पूरी वीडियो थी क्या थी, लेकिन जितनी मैं देख पाया वो उस पर भी, पुलिस पर भी उसमें निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगते हैं। पुलिस की कामयाबी पर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। रावत जी, एक चीज और है। कुछ दिनों में हमने देखा है कि ऑर्डिनेंस लाना पड़ा है सरकार को कि अटैक्स ऑन आवर हेल्थ वर्कर्स पर सजा होगी। इसके कई सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं देश के कई एरियाज से। मैं जानना चाहती हूं कि आपके पहले उत्तर प्रदेश ने इस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया, क्या उत्तराखंड में ऐसे केसेस हुए और आपने कितनी सख्ती से इनका सामना किया? क्या ऐसे लोगों के ऊपर कुछ आईपीसी के ऐसे सेक्शंस लगाए गए जिससे देश में ऐसा करने वालों का दिल दहल जाए? निश्चित रूप से हमने, मैं समझता हूं कि सबसे पहला अगर निर्णय लिया है इस दिशा में तो उत्तराखंड ने ही लिया है। और हमने कई लोगों पर 307 में उनके चालान किए हैं।
छुटपुट घटनाएं यहाँ पर हुई, जैसे देश के अन्य भागों में भी हुई, लेकिन समय पर सख्त निर्णय के कारण वो घटनाएं वहीं पर थम गई। उनको, या हम ये कहें कि हमारा पुलिस प्रशासन उसको रोक पाने में समय पर कामयाब हो गया। समय पर जो निर्णय लिया था, समय पर उसकी कामयाबी मिली है। और मैं यही कहना चाहूँगा, मैं जो देश की सरकारों से यही कहना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी कोई इस तरह की घटना होती है तो आप पहले उस पर निर्णय लीजिए। अब तो सारे देश का अनुभव हमारे सामने आ गया है, और उस अनुभव के आधार पर अगर हम निर्णय लेंगे, और भगवान की दया से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन का निर्णय लिया, हमको आज समय भी मिल गया है संभलने का। लॉकडाउन की वजह से ही हम आज हमको तैयारी का भी समय मिल गया है। तो हमको उसके लिए तैयारी रखना चाहिए। और ये बीमारी से लड़ाई अभी लंबी है, इस वायरस से लंबी लड़ाई है, ये मानकर चलना चाहिए। उसी हिसाब से हमको आगे की भविष्य की अपनी रणनीति बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, एक और मुद्दा है, और ये है मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से ही इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से भारत में एक कंट्रोवर्सी का पहलू हो गई थी। ऑपोजिशन पार्टीज ने कई महीनों से ये एक निशाना बनाया हुआ था सरकार को, मोदी सरकार को, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6.1% है, हाईएस्ट इन 45 इयर्स। लेकिन लॉकडाउन के बाद, इंडस्ट्रीज बंद होने के बाद, माइग्रेंट लेबर चले जाने के बाद, सारे देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हुई है, उसके बाद ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अब है ये 23% से ऊपर हो गया है। आप क्या समझते हैं कि देश में, विदेश के अखबारों में ये कहा जाता है कि अगर कोविड वायरस से नहीं तो शायद भारत में कई करोड़ लोग भूखमरी से मर जाएंगे, क्योंकि उनके पास डेली वेज अर्नर्स के पास अर्निंग का कोई साधन नहीं रह गया है। इस पर आपके राज्य की क्या तैयारी है? देखिए, ये जो समस्या है वैश्विक समस्या है। सारी दुनिया में आज अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो बढ़ी है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भुखमरी की जहाँ तक बात है, मुझे अपने अन्नदाता पर, जिसको हमने ग्राम देवता कहा, उस किसान पर मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश भुखमरी तक नहीं पहुँचेगा। इस देश की जो कृषि प्रधानता है वो इस देश को बचाए रखेगी। या मैं कहूँ कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, या फिशरीज हो, तमाम एग्रीकल्चर एंड अलाइड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो इस देश को इस स्तर तक कभी भी नहीं जाने देगी, इस देश को बचा के रखेगी। दूसरी बात, जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, हमें अपने नेतृत्व पर पूरा विश्वास है कि चुनौतियों को अवसर में कैसे ढाला जा सकता है। वो हमारा जो नेतृत्व है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन पर हमको 100% विश्वास है। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं देश का जो विश्वास आज उनको अर्जित हुआ है, मैं उसके आधार पर ये बात कह रहा हूं। और ये भारत है, इतने गहरे जो घाव आज लगे हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, उसको ये भारत बहुत जल्दी भर देगा। ये भारतवासी उसको बहुत जल्दी भर लेंगे। ये जिस दिन ये ठान लेंगे, उस दिन पता नहीं चलेगा कि कब इस समस्या का समाधान हो गया है। और इसलिए एक तो भारत की भूमि, एक भारतवासी, हम जिस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं चुनौती के रूप में, हम उस पर सफल होंगे। ऐसा मेरी अपनी देश की जनता के आधार पर, उनके विश्वास के आधार पर मैं बात कह सकता हूं। रावत जी, उम्मीद लगाना, भगवान पर भरोसा करना, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, खुद करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूं, कॉन्क्रीट टर्म्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम्स क्या आपकी स्टेट गवर्नमेंट शुरू करेगी? क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। एक बार जब हम लॉकडाउन लिफ्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज, दूसरी जगह जहां लोगों की एम्प्लॉयमेंट
होती रही है, वहाँ पहले 20%, फिर 30%, फिर 40%, जब तक लोग बढ़ाएंगे इसको, बहुत से लोग सड़कों पर होंगे, उनके पास काम नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ भगवान पर ये बात छोड़ देंगे या भारतवासियों के अपनी जुनून पर छोड़ देंगे तो शायद इस समस्या का समाधान ढूंढना मुश्किल होगा। हमें कॉन्क्रीट मेजर्स ढूंढने पड़ेंगे और सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पे ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है हम हेड ऑन 3 मई से ही टैकल करना शुरू कर दें। नविका जी, ऐसा है, ईशोपनिषद का पहला जो श्लोक है उसमें कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंच जगत्याम जगत, यानी कि इस जगती के कण कण में ईश्वर का वास है। हर व्यक्ति में भगवान का वास है, हर व्यक्ति में। आप भी हैं, मैं भी हूं, और लोग भी हैं। हर व्यक्ति में हमने भगवान का वास देखा है। जब हम भगवान की बात करते हैं तो जनता जनार्दन की बात करते हैं। हमने प्रार्थना कर ली, भगवान ऐसा कर दो, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। भाग्य तो कर्म से ही बदलने वाला है। लेकिन हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, और इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं कि वो परमात्मा हमको सहयोग करे, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिले। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे राज्य में हमने इसके लिए एक कमेटी हमारी गठित हो गई है। हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे हैं पहले उत्तराखंड के, और फाइनेंस का बहुत अच्छे ज्ञाता भी हैं, उत्तराखंड के ही निवासी हैं, इसलिए यहाँ की जितनी भी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ भी हैं। और जो हमारी शासन की टीम है उनका भी उन पर बहुत बड़ा एक भरोसा रहता है, एक तरह से वो विशेषज्ञ हैं। तो उसके लिए हमारी वो कमेटी बन चुकी है, वो उस पर वो काम कर रही है, और मुझे लगता है कि इस महीने उनकी एक अंतरिम रिपोर्ट हमारे को मिल जाएगी, और बहुत जल्दी उसकी एक पूरी रिपोर्ट, किस ढंग से हमने अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालन करना है, किस चीज़ पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, वो उससे हमको मिल जाएगा। लेकिन उसके पैरेलल अनेक ऐसे लोग हैं, NGO हैं जो बहुत बढ़िया काम इस पर कर रहे हैं। तो हम तमाम जो फार्मर हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस बीच में लगभग 70,000 के करीब लोग वापस लौटे हैं गांव में। तो हमने उनसे भी हम उनके सुझाव ले रहे हैं। उसके ऑनलाइन हमने उसके सुझाव आज से 6-7 दिन पहले तक हमारे पास 30,000 लोगों के सुझाव भी आ गए थे, फार्म उनको दे दिए गए थे। तो हम उनसे भी सुझाव ले रहे हैं, और जो किसान है जो करना चाहता है कोई काम उसको, और जो विशेषज्ञ हैं सब मिल कर के, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, चाहे खेती हो, बागवानी हो, डेयरी हो, पर्यटन हो, वो सब चीज़ हम उसको सबका संपूर्णता में विचार करके, और मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है हम उस पर काम करेंगे, और जो एक सेटबैक हमको एक लगा है हम उससे बहुत जल्दी उभरने का काम करेंगे। Well, many people have compared the COVID crisis to World War III. It is a war against the virus that India is fighting, but after the war, it will be the reconstruction that is going to be extremely important. And at a time like this, a state like Uttarakhand, which against a national average of 7.5 days for doubling of COVID positive cases, is maintaining a 26.5 days level for doubling of COVID virus cases. Well, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड ने लड़ाई अब तक अच्छी लड़ी, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि लड़ाई जारी रहेगी कोविड के खिलाफ, और फिर एक बार रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया उत्तराखंड के साथ हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द न्यूज़ आवर टुनाइट। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार जी, धन्यवाद। थैंक यू।